हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास सिक्स्थ की जो सिविक्स की बुक है, जो पॉलिटी की बुक है, जिसे हम सिविक्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसका फिफ्थ चैप्टर होगा क्लास सिक्स की पॉलिटी की एनसीईआरटी का। ठीक है। इससे पहले मैं चार चैप्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। विविधता और भेदभाव, सरकार क्या होती है, पंचायती राज, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है। इससे पहले वाला जो पोर्शन था पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से और एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको वहाँ पर बताया है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अध्याय 5, जिसके अंदर हम गांव का प्रशासन किस तरीके से चलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव कर रखना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम इसमें गांव का जो भी प्रशासन होता है, जो ग्रामीण प्रशासन अधिकारी होते हैं, उन सभी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और क्या गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। गांव के कई सारे काम होते हैं, जैसे कि गांव में पानी की व्यवस्था किस तरीके से करनी है, बिजली की व्यवस्था किस तरीके से करनी है, सड़क निर्माण की व्यवस्था क्या कैसे करनी है। ठीक है ना। और वहाँ पर जो ज़मीनों का जो बंटवारा होता है, जो आपसी विवाद का निपटारा होता है, वो कैसे किया जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर होता है शुरुआत। देखिए, जमीन अपने खेत में, सॉरी, हाँ, ये शुरू होता है यहाँ से। गांव में झगड़ा, किसी गांव में एक झगड़ा हो जाता है दो लोगों के बीच। ठीक है। शुरू करते हैं। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी से अलग होते हैं। दो किसान हैं। ठीक है। कौन कौन? मोहन और रघु। क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए ये दो खेत हैं। ठीक है। और इन दोनों के खेत हैं और एक छोटी सी ये मेंढ है, जिससे इन दोनों के खेत अलग होते हैं। ठीक है ना। ये रघु का खेत है और वहीं पर बात करें ये मोहन का खेत है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन दोनों के खेत की एक संरचना है। ठीक है ना, ये स्थिति है उसकी। तो आगे बढ़ते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेंढ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। अपने खेत का उसने आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया था कि उसने मेंढ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। क्या क्या था? जो मोहन था, मोहन का खेत और रघु का खेत दोनों आपस में मिले हुए थे और उनके बीच में केवल एक मेंढ थी। ठीक है, जिसके थ्रू दोनों के जो खेत थे वो जुड़े हुए थे। ठीक है। एक दिन क्या होता है, रघु उस मेंढ को थोड़ा आगे बढ़ा लेता है और मोहन के खेत का कुछ हिस्सा अपने खेत में ले लेता है। ठीक है। उसको लेकर के जब मोहन को ये पता चलता है तो मोहन रघु के परिवार के पास जाता है और वहाँ पर अपनी कहासुनी हो जाती है उन दोनों के बीच। जब वो घर पहुँचता है रघु के, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, कहासुनी हो जाती है। ठीक है। और एक चीज़ इनमें क्या थी कि रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन मोहन जो था वो बहुत गरीब था। ठीक है। और उसके गाँव के जो सरपंच थे, उस गाँव के जो सरपंच थे, वो रघु के ताऊ हुआ करते थे, जिसने मोहन के खेत में अपनी ज़मीन बढ़ा ली थी। ठीक है।
उसके बाद जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव में डाकघर में काम किया करता था, सुझाव दिया उसने सुझाव दिया कि उन्होंने उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर के रपट लिखवानी चाहिए। देखिए, जब दोनों के बीच कहासुनी हुई तो रघु ने क्या किया, रघु ने अपना नौकर बुला करके मोहन को पिटवाया उससे। ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर अ, उन दोनों के बीच के झगड़े की जो सुनवाई थी, वो जो आसपास रहने वाले पड़ोसी थे उन्होंने सुनी, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। ठीक है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद मोहन के सिर पर काफ़ी चोट आ गई थी और उसके हाथ में भी चोट आ गई थी। ठीक है ना। तो फिर क्या किया, मोहन की एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। ठीक है। फिर मोहन का जो एक दोस्त हुआ करता था, जो गांव के डाकघर में काम किया करता था, उसने मोहन को ये सलाह दी कि मोहन, तुम जा करके थाने में, स्थानीय पुलिस थाने में क्या करो, आप अपनी रपट लिखाओ जा करके, मतलब रिपोर्ट दो, रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना। कुछ लोग, देखिए, डाकघर में जो काम किया करता था मोहन का दोस्त, वो कह रहा था कि जो स्थानीय थाना है वहाँ पर जा कर के मोहन आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि जो रघु के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और उसके जो ताऊ थे वो सरपंच थे, तो वो इस वजह से डर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप थाने के पास जाओ तो वो कुछ होएगा नहीं और जो खामोखा का पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। देखिए, कुछ लोगों ने मोहन से यह कहा कि अब तक तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जा चुकी होगी रघु के द्वारा। तो क्या हुआ, काफ़ी जब इस विषय पर चर्चा होने के बाद क्या हुआ, ये निर्णय हुआ कि मोहन को जिन जिन लोगों के सामने पीटा गया है, जिन जिन पड़ोसियों के सामने उसको उसके साथ ये घटना घटी थी, उसको पीटा गया था, वो मोहन उन सभी को लेकर के पुलिस थाने जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद पुलिस थाने का क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इस थाने में ही अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए, पुलिस थाने का ना, अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ भी अगर कोई स्थानीय थाना है तो उसका भी एक कार्य क्षेत्र होता है, जिसके अंदर आप उसे कार्य करना होता है। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कोई गांव है तो उसका भी एक स्थानीय थाना होगा, लेकिन कोई कस्बा है तो उसका एक स्थानीय थाना होगा। अगर उस कस्बे में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उस प्रकार की जो सूचना होगी, उस घटना से रिलेटेड सूचना वो स्थानीय थाने में दी जाएगी सबसे पहले। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहता है मोहन कि हम बड़े थाने, क्योंकि मोहन को एक व्यक्ति था जो सलाह दे रहा था कि हम क्यों ना थोड़ा और पैसा खर्च करके क्यों ना हम बड़े थाने चलें। तो मोहन ने उसे जवाब दिया कि हम बड़े थाने नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले जो हमारे गांव के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना आता है, जो हमारे गांव का जो स्थानीय पुलिस थाना आता है, उसी के अंदर हमें सबसे पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, अपना मामला दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गांव है वो उसी स्थानीय पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। समझ गए आप। उसके बाद देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। देखिए, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि हर एक पुलिस थाने का अपना कार्य क्षेत्र होता है। अगर उस एरिया में अगर कोई घटना घटती है, कोई चोरी का मामला होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई मारपीट का मामला है, कोई झगड़ा है, कोई भी अगर उस मामले में किसी भी तरह की कोई भी घटना घटती है, तो उस मामले पर कार्यवाही वो थाना ही करेगा, वो ही पुलिस थाना करेगा जिसके अंदर वो कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और वहाँ के जो थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से, जहाँ पर घटना हुई है,
वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे, उस मामले की कार्रवाई करे, उस मामले के ऊपर क्या करे, पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे। ठीक है। तो आप समझ गए कि पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है। ठीक है ना। हर एक पुलिस थाने का अपना कार्यक्षेत्र होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते अगर आ, हमारे हमारे एरिया में एक पुलिस थाना है जो हमारे एरिया के अंदर हुई घटनाओं का जांच पड़ताल करता है। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सीधे ही किसी बड़े थाने में जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे एरिया में जो भी पुलिस थाना होगा, जो स्थानीय थाना होगा, हमें सबसे पहले वहाँ पर रिपोर्ट लिखानी होगी। ठीक है ना। यही चीज़ थी इसमें। और फिर उसके बाद हम बात करें आगे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? जो भी वहाँ का स्थानीय थाना होगा आपके घर के आसपास का, आपके घर के आसपास का मतलब आपके एरिया को जो कंट्रोल करता है थाना, उसके अंदर ही लिखवाएंगे। ठीक है। किस बात को लेकर विवाद होता है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में क्या क्या काम होते हैं, अब इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। देखिए, जब मोहन अपनी शिकायत लेकर के अ, अपने एरिया में आने वाले पुलिस स्टेशन के पास गया तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ पर मौजूद थानेदार था, उसने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि हमारे पास छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ों के लिए, छोटी-मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का हमारे पास समय नहीं है। बल्कि क्या था, ये एक ज़मीनी विवाद था, ये छोटा-मोटा लफड़ा नहीं था। और कोई भी बात हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस थाने में जाता है तो उस पुलिस थाने की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस एरिया में जिसके अंडर वो कंट्रोल करता है, उस एरिया में जो भी घटना होती है, अगर कोई व्यक्ति उस थाने में अपनी शिकायत लेकर के पहुँचता है तो उस थानेदार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह उस समस्या का निपटारा करे। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया। अगर वो उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पर पहुंचेगा। देखिए क्या होता है, फिर उस जब मोहन के अकेले जाने पर वो थानेदार उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो मोहन बाहर जाकर के जो उसके साथ गांव वाले आए थे उनको लेकर के थाने में घुस जाता है। ठीक है। फिर उनके द्वारा जब दबाव बनाया जाता है वो थानेदार पर, तो वो उसकी रिपोर्ट लिख लेता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता है अपने रजिस्टर में। ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर में दर्ज करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो कहता है, जो उसकी भी शिकायत है, जो मोहन की शिकायत होती है, थानेदार कहता है कि जो भी आपकी शिकायत है, थानेदार मोहन से कहता है कि जो भी आपकी शिकायत है, आप उसे लिखित रूप में दे दीजिए, हम उसको अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा कर लेता है, फिर मोहन कर लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद थानेदार कहता है कि हम अगले दिन एक हवलदार को इस जांच पड़ताल के लिए भेजेंगे। ठीक है ना, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए आपके वहाँ पर पहुँच भेजेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वही है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किस अन्य तरह से संभाल सकता था? ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम क्या होता है? अब इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेंढ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। देखिए, राजस्व विभाग का एक काम होता है। इसको ना हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, रघु और मोहन के बीच लड़ाई हुई थी। उन दोनों के बीच किस चीज़ को लेकर के लड़ाई हुई थी? क्योंकि क्या क्या था, रघु ने अपने खेत की जो सीमा थी वो मोहन के खेत में बढ़ा ली थी। मतलब कि रघु ने जो मोहन का खेत का हिस्सा था वो अपने में कर लिया था कुछ हिस्सा। ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के
वो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस चीज़ को लेकर के मोहन पुलिस थाने गया, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा ली गई। फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा ऐसा तरीका नहीं था कि इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके? देखिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पता लग जाता है ना, क्योंकि एक जैसे पटवारी कहा जाता है जिस व्यक्ति को, उसके पास उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ज़मीन आती है, उसका लेखा-जोखा होता है कि उसके पास किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, ठीक है? और कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है, कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में उस व्यक्ति के पास लेखा-जोखा रहता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, ठीक है ना? पटवारी शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे। अगर देखिए, पटवारी को ना अलग-अलग जगहों पर कुछ अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना? अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा-जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पटवारी को ना अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो, ठीक है ना? इन सभी नामों से पटवारी जाना जाता है। पटवारी का काम होता है कि उसके कार्यक्षेत्र के अंदर जितनी भी ज़मीन है, ठीक है ना? तो उसका लेखा-जोखा रखना, कितनी ज़मीन किसके पास है, किस व्यक्ति के नाम है वो, उन सभी चीज़ों का लेखा-जोखा रखना इसी पटवारी का काम होता है, ठीक है? उसके बाद प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए ज़िम्मेदार होता है, ठीक है ना? अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। देखिए, पटवारी का काम क्या होता है? पटवारी ना कुछ गाँव के लिए ज़िम्मेदार होता है। हो सकता है वो 1 या 2 से 4-5 गाँव हो सकते हैं, ठीक है ना? तो उन गाँव में जो भी ज़मीन होगी, वो ज़मीन किस व्यक्ति की है, कितनी है, इन सभी चीज़ों का लेखा-जोखा रखने का काम पटवारी का होता है, ठीक है ना? एक खसरा यानी कि रजिस्टर विवरण आपको ना एक पृष्ठ पर दिखा देते हैं जो आगे बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़, ये खसरा है, ठीक है? ज़मीन मालिक ज़मीन मालिक का नाम, पिता, पति का नाम और पता, ठीक है ना? यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना? तो ये हो गया खसरा, उस जो भी पटवारी रखता है, कितने हेक्टेयर में है, 0.753 3 हेक्टेयर, ठीक है ना? इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अ, आमतौर पर आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ज़रीब कहा जाता है। क्या होता है, पटवारियों के पास ना ज़मीन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से वो ज़मीन को नापते हैं, ठीक है ना? और वो उन्हीं सभी तरीकों में से एक तरीका होता है कि वह अपने पास एक लंबी लोहे की ज़ंजीर का इस्तेमाल करता है ज़मीन को नापने के लिए, ठीक है? जिसे क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है, ठीक है ना? ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गाँव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेंढ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। देखिए, अगर मोहन और रघु, इस चीज़ का पता वो पटवारी लगा सकता था कि किस व्यक्ति के द्वारा क्या घपला किया गया है। जैसे कि जो रघु के द्वारा वहाँ पर क्या किया गया था, रघु ने अपनी अपनी खेत की जो सीमा थी, वो कुछ सीमा किसमें बढ़ा दी थी? मोहन के खेत में बढ़ा दी थी, ठीक है ना? तो इसी चीज़ को लेकर के वो जो पटवारी था, वो इस चीज़ को पता लग जाता, क्योंकि उसके पास नक्शे होते हैं हर ज़मीन के, ठीक है ना? किसके पास कितनी ज़मीन है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसके पास जानकारी होती है। तो इस चीज़ का पता वो पटवारी लगा सकता था, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करें, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। क्या करता है पटवारी? किसानों से भूमि कर भी, लैंड टैक्स भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। देखिए, क्या-क्या काम आगे पटवारी के, एक तो पटवारी का काम होता है ज़मीन का लेखा-जोखा रखना, ठीक है? फिर उसके बाद जो भी लैंड टैक्स है, मतलब कि भूमि कर है या फिर ज़मीन पर जो दिया जाने वाला कर है, उसको इकट्ठा करना, ठीक है? और फिर उसके बाद जो भी उसके कार्यक्षेत्र में
जो भी फसलें उगाई जा रही हैं, उन फसलों के बारे में सरकार को जानकारी देना कि ये फसलें मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उगाई जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये काम किसके होते हैं? पटवारी के होते हैं। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर रखता है। इन सभी को क्या करता है? वो रिकॉर्ड करके रखता है अभिलेख के आधार पर। ठीक है ना? इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। ठीक है ना? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है, गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, ठीक है ना? इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। ये खसरा नंबर आपने देख ही लिया, ठीक है ना? यहाँ पर देख सकते हैं कुआँ कहाँ पर है, चिन्ह है, ठीक है ना? पक्की सड़क, पेड़, ये सभी क्या है? इन सभी चिन्हों के आधार पर जो पटवारी होता है ज़मीनों का लेखा-जोखा रखता है, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ है यहाँ पर, ये पेड़ है, ठीक है? और ये कुआँ है, यहाँ पर ये कुआँ दिख रहा होगा आपको और ये चारागाह है, ठीक है ना? तो ये सभी क्या है? ये पक्की सड़क है, ठीक है? ये जो सारी पक्की सड़क देख पा रहे हैं आप, ये पक्की सड़क है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो ये कच्ची सड़क है, ये जो देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो इन सभी नक्शों के आधार पर पटवारी ये लेखा-जोखा रखता है कि किसान के पास, किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, ठीक है ना? और वो किसके नाम है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसी आधार पर वो लेखा-जोखा रखता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें आगे तो किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनको इसके लिए कुछ ख़ास शुल्क देना होता है। और किसानों को उसकी नकल पाने का अधिकार है, हालाँकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ़्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। ठीक है? क्या होता है? किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है और इस नक्शे को पाने के लिए, इस रिकॉर्ड को पाने के लिए उनको कुछ शुल्क देना होता है, ठीक है? और उसके बदले वो क्या कर लेते हैं, अपने खेत का जो भी उस किसान के पास ज़मीन है, वो उसके लिए जो उस किसान की ज़मीन है, वो उसका रिकॉर्ड ले सकता है, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? अ, नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों की पहचान कीजिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। देखिए, एक किसान दूसरी ज़मीन से ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड की, ठीक है ना? उसके बाद एक किसान अपनी फसल दूसरी फसल को बेचना चाहता है, दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआँ खोदने के लिए बैंक से कर्ज़ चाहिए, ठीक है ना? और एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। उसके बाद एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे-बेटियों के नाम में बाँटना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उस किसान को जिसकी वो ज़मीन है, उन सभी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? उसके बाद बात करें तो या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का होता है। देखिए, हम पहले ना इसे शुरू से ही पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, ठीक है? और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदलते हैं देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, ठीक है? फिर उसके बाद उन किसानों के द्वारा जो भी उनकी ज़मीन पर फसलें उगाई जा रही हैं, उसके बारे में सरकार को जानकारी देता है और वह इन रिकॉर्डों को यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, ठीक है? और इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब जो भी सूचनाएँ बदलती रहें, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के नाम वो ज़मीन बेच दी या फिर कोई अदर काम कर दिया है तो ज़मीन से रिलेटेड, तो उन सभी को समय-समय पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उन सभी को ऐड करता रहे, अपने रिकॉर्डों में रखता रहे। ठीक है ना? हाँ, किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी उसको जानकारी रखनी चाहिए। तो इन सभी का काम किसका होता है ये? ये होता है सरकार के राजस्व विभाग का काम। ठीक है ना? और विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं इस काम का निरीक्षण करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी विभाग के वरिष्ठ लोग होते हैं, जो भी सीनियर लोग होते हैं वहाँ पर, वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं।
ठीक है। उसके बाद भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। क्या? जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। देखिए, भारत जो है कई राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है। और जमीन के आधार की अगर हम बात करें, जमीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था करने के लिए क्या किया जाता है, कई इन राज्यों को क्या है, ये राज्य जिलों में बटे हुए हैं। हर एक राज्य भारत का जिलों में बटा हुआ है, और इन राज्यों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, ताकि उस खंड में आने वाली जमीन की जो भी व्यवस्था है, जो भी उस जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, उनकी व्यवस्था के लिए इनको उन छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे तहसील में बांट दिया, तहसील हो सकता है या तालुका हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। ठीक है। उसके नीचे होता है तहसीलदार। ठीक है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पटवारी का काम होता है इन सभी का रिकॉर्ड रखना। ठीक है। और इनका जो भी पटवारी के द्वारा काम किया गया है, उसका निरीक्षण करने का काम होता है उसके ऊपर जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जैसे जिला अधिकारी या तहसीलदार। ये क्या करते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, जो भी लैंड टैक्स है वो इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ठीक है ना। जो सीनियर अधिकारी होते हैं, वो इस आधार पर भी तय करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड रखे गए हैं, ये रिकॉर्ड उन किसानों को जिनकी ज़मीन है, जो लेना चाहता है अपनी ज़मीन के बारे में रिकॉर्ड, उनको आसानी से ये सभी मिल जाएं। ठीक है ना। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। ठीक ना। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। ठीक है ना। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े जो भी विवाद होते हैं, उनके मामले भी सुने जाते हैं। ठीक है ना। ये सभी काम किसके हैं, तहसीलदार के, जो भी सीनियर अधिकारी होते हैं। ठीक है। जो भी पटवारी के काम थे उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक ना। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है, और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। देखिए, क्या हुआ करता था पहले, पुरुषों के नाम ही ज़मीन जाया करती थी। महिलाओं को ज़मीन से जोड़ा ही नहीं जाता था, उनके नाम ज़मीन किया ही नहीं जाती थी। हिंदू अगर परिवार में बात करें, तो एक कानून के तहत क्या बदला गया है, अब क्या है, एक जो भी हिंदू परिवार में जो भी किसी मतलब सपोज दैट किसी व्यक्ति की कोई ज़मीन है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो भी उसकी ज़मीन होगी, वो उसके बेटियों और उनकी माँ में उस ज़मीन का बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करें, ठीक है ना, और ये जो कानून है वो सभी राज्यों में लागू है। ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों में। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। ठीक है ना। इस उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और पास के गांव में रहती है। अपनी पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटी के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। देखिए, यही चीज़ कही गई, मैंने आपसे बताया है कि सुधा है, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी की जा रही है कि सुधा एक सॉरी एक सेकेंड, सुधा जो है एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपनी माँ का हाथ बटाने आ जाती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जो भी ज़मीन है हमारे पास, उस पर बेटे के साथ साथ उसकी जो वो बड़ी बेटी है, जो समय समय पर उनके काम में हाथ बटाने आती है, उनका और मेरा नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाए। ठीक है ना। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है, और सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करें तो ये थोड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, ठीक है ना। पहले हमने समझा कि पुलिस थाने का क्या क्या काम होता है, वो किस तरीके से विवादों का निपटारा करता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। दूसरा किसके बारे में हमने जाना था, पटवारी, ठीक है ना। वो पटवारी किस तरीके से जमीन का लेखा जोखा रखता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक है। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो भी काम या तो पुलिस पुलिस के द्वारा या फिर पटवारी के द्वारा किया जाता है, तो इनके जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इनके द्वारा जो काम किया गया है उनका उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये काम सही से किए गए हैं, पटवारी के द्वारा ये काम सही से रखे गए हैं, मतलब पटवारी के द्वारा जो जो रिकॉर्ड हैं वो सही से रखे गए हैं या फिर नहीं। और पुलिस के द्वारा वो काम सही से किए गए हैं, जो जो विवाद जो घटना हुई है उस पर सही रूप से कार्रवाई हुई है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को देखने का काम उनके सीनियर्स का होता है, ठीक है। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। देखिए हमने ये जाना कि किस तरीके से लोगों के द्वारा इस चाहे वो कानून का हो या फिर पटवारियों का हो, इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था, मोहन और रघु की जब लड़ाई हो गई थी तो वो किस तरीके से अपने मामले को निपटारे के लिए पुलिस थाने गए थे, ठीक है ना। फिर वो एक तरीका भी अपना सकते थे कि उनके पास जो भी ज़मीन है वो उसका लेखा जोखा जो पटवारी के पास है उसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम इस तरीके से उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, इन सभी लोगों का। अपने गाँव या क्षेत्र में दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। उसके बाद हम बात करें 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए, इन सभी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, अ, सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दुग्ध उत्पादक समिति, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहता है, डीपली पढ़ना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।